एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंदन अभिनंदन, वेलकम बैक टू द पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज योर ह्यूमन डेवलपमेंट। बहुत 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 ज्यादा आपका स्वागत है हमारी 4:30 बजे की क्लास पे, है ना? टेक्निकली 5 बजे की क्लास है, बट 4:30 बजे हम शुरू कर देते हैं। 4:30 बजे डाल देते हैं कि 5:30 या 6 बजे तक ऑलमोस्ट हमारी क्लासेस खत्म हो जाए। यस, यस। सो कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल डूइंग? यस, यस, यस। हाउ इज जोश मीटर? कैसा है जोश मीटर? कैसा है एनर्जी लेवल? सब अच्छा है? हाई है? लो तो नहीं है? हाँ, खाना पीना खा के रेस्ट करके ही आए हो? ऐसा तो है नहीं कि नींद में देख रहे हो, इसको लेट के देख रहे हो क्लास? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना? देखो, लेट के देखोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, है ना? लेट के देखोगे तो तुम्हें नींद आएगी। एंड अगर बिना नोटबुक, बिना पेन, बिना बुक, बिना पेंसिल के बैठोगे तो बहुत पिटाई करोगे, है ना? तो रब डांट खाओगे तुम अच्छे से। एंड आई नो यहाँ पे बहुत लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, और उसमें से तुम भी हो जो बिना बुक एंड पेंसिल के बैठा हुआ है, जो बिना उसको मार्क नहीं करेगा, बस ऐसे सुनेगा कि मूवी या प्रवचन दे दी दीदी दे रही है ना? तो हम बस सुन लेते हैं, है ना? और उसके बाद जब एग्जाम आएगा तब फिर हम पैनिक करेंगे। मार खा लोगे तुम लोग, मैं सच में तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है? थोड़ा सा, मैं जब बोल रही हूँ तुम्हें एक ही चीज बार बार, थोड़ा सा उस पर ध्यान दे लो, थोड़ा सा उसको समझो। अगर मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, ठीक है? अपन लोग की मजाक मस्ती बातचीत सब एक जगह है, लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो लेट्स कीप इट थोड़ा सा सीरियस। ठीक है? क्योंकि आई रियली डोंट वांट यू टू गो बैक टू एवरीथिंग। फिर से तुम शुरू से शुरुआत करो, क्योंकि अपन लोग कुछ भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मजे में पढ़ रहे हैं, एक कॉन्टेक्स्ट को समझ के पढ़ते हैं। तुम जब वापस जब जाओगे, जो तुम्हारा अभी तुम पढ़ नहीं रहे हो, जब तुम्हारा एग्जाम का समय आएगा फिर तुम पैनिक करोगे। फिर तुम बस, तुम्हें जो इजी भी लगेगा ना, जो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी तुम्हें इतने डिफिकल्ट लगेंगे कि तुम बस उसको रट रट के जाके लिख के आओगे, ट्रस्ट मी। तो व्हेन आई एम सेइंग इट कि भाई इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, तो प्लीज पढ़ लो। जब मैं एवरीडे को जितना मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ उतना तुम उसको साथ साथ कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम इसका बैकलॉग रखोगे, तुम्हारे जेंजी की लैंग्वेज में अगर तुम इसको रखोगे, बैकलॉग रह जाएगा। एक चैप्टर या एक पोर्शन भी अगर मैं बोलूँ फिर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी। ठीक है? ओवरऑल ये पूरे बुक में 8 ही चैप्टर है, तुम्हारे पूरे साल का 8 चैप्टर है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जब तुम अभी कुछ नहीं पढ़ोगे एंड डायरेक्टली एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो तुम्हें ये बहुत 8 चैप्टर 18 चैप्टर के बराबर लगेगा। ठीक है? तो बस मैं क्या ही मैं तुमसे डिमांड कर रही हूँ? मैं तुमसे कुछ डिमांड तो करती ही नहीं हूँ, मैं तुम्हें बस इतना कहती हूँ जितना तुम एवरीडे पढ़ते हो, जितना मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ उतना तुम रिवाइज कर लो। चाहे मैं एक पेज पढ़ाती हूँ तो तुम भी एक पेज ही पढ़ो, लेकिन उतना पढ़ो। ठीक है? और एक बार पुराना भी रिवाइज कर लिया करो। ठीक है? ओके, ओके। सो क्लास की शुरुआत में ही डांट पड़ गई। यस, क्लास की शुरुआत में डांटना जरूरी है, थोड़ा सा मोटिवेशन तुम्हें देना जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हारा मोटिवेशन बूस्टर है, इसके बगैर तो तुम्हारा पढ़ाई होगा नहीं, है ना? ओके, कमिंग बैक, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द सेशन। यस, जैसा कि तुम जानते हो, जानने से पहले तो मुझे ये बता, तुम सब हो कैसे? कैसे हो? कैसी चल रही है तुम्हारे वीकेंड्स? वीकेंड नहीं, आज तुम्हारा अच्छा मंडे हो गया ना आज तो तुम्हारा? यस, आज तो मंडे हो गया। कैसा लगा 2 दिन स्कूल जाने के, लाइक 2 दिन छुट्टी के बाद स्कूल जाके? मंडे ब्लूज लगा ना? मुझे भी लगता है, मेरा भी काम जब होता है ना, 2 दिन छुट्टी मनाओ, उसके बाद तीसरे जब मंडे को स्कूल जाना होता है, इतना पहाड़ लगता है ना जाना। बट ठीक है यार, काम है, करना ही पड़ेगा, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, है ना? वो वाली बात है। खैर, बाकी गर्मी ने तो परेशान कर रखा है, दिल्ली में तो पता नहीं क्या ही हो गया, कभी बारिश होती है कभी बारिश नहीं होती है। सो इट इज वेरी इरिटेटिंग। यस, ओके। सो आई अज्यूम तुम सब बहुत मजे में होगे, सब फैंटास्टिक होगा, सब कुछ मजे का होगा, है ना? कोई में कोई किसी चीज की परेशानी दुविधा मसला कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो रीच आउट टू मी। मैंने कल टेलीग्राम पे पोस्ट भी डाला था, रात में मैंने डाला था। तो जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज 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 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसपे बहुत सारी चीजें होती है। इफ यू वांट आई कैन शो यू ऑल्सो। मैंने तुम्हें
ये वाला मैसेज भेजा था, ठीक है। ये टेलीग्राम पे मैंने मैसेज भेजा था, तो आई रियली वांट कि तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसमें सारी तुम्हारी बातें मैंने करी है, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें मैं डालती हूँ, अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता है लेट मी शो यू। सी, यहाँ से शुरू है, ये तुम्हारा मैंने प्लेलिस्ट डाला हुआ है। इसके बाद मैंने 11th तुम्हारा ही फर्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस शीट और वो डाला हुआ है। फिर मैंने तुम्हारे सीनियर्स का भी डाला है। इसके बाद मैंने तुम्हारा सेकंड चैप्टर का और तुम्हारे सीनियर्स के सेकंड चैप्टर्स का डाला है। और कल मैंने ये एक मैसेज डाला था। प्लीज इस पे मैं ऐसे अपडेट्स डालते रहती हूँ, प्लीज तुम डाल इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि तुम्हारे लिए ही फायदेमंद होगा। ओके, अच्छा ठीक है। तो आई अज्यूम तुम सब बहुत अच्छे होगे, तो अब बिना किसी विलंब के अपनी क्लास का जो हमारी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन है उस पर थोड़ा आ जाते हैं हम लोग, है ना। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, यस, कल की क्लास में हमने बेसिकली ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस, जहाँ पे हमने प्री नेटल स्टेज को कवर किया था, है ना। तो हमने ये पढ़ाई करी थी कि कैसे डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, डेवलपमेंटल स्टेज होता क्या है एक्चुअली। तो हमने पढ़ा था कि हमारी जिंदगी, जो हमारा ह्यूमन लाइफ है, वो एक स्टेज पे चलता है। जैसे तुम्हारे गेम्स के स्टेज होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। जैसे एक लेवल के बाद तुम सीधा चौथे लेवल पे नहीं जा सकते, तुम्हें स्टेजेस पे जाना होता है। अकॉर्डिंगली हमारी ह्यूमन लाइफ भी स्टेजेस में ही है। पहले इन्फेंसी होता है, फिर चाइल्डहुड होता है, फिर देखो सबसे पहले प्री नेटल ही होता है, ठीक है। प्री नेटल के बाद तुम सीधा ओल्ड एज में तो चले नहीं जाओगे, प्री नेटल में जाओगे, फिर इन्फेंसी में जाओगे, फिर चाइल्डहुड होगा, एडोलेसेंस होगा, एडल्टहुड होगा एंड ओल्ड एज होगा। ये जो सीरीज है ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे कोई भी कल्चर के तुम क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा कोई भी रेस क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा कोई भी कास्ट क्यों ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग तुम्हारा ह्यूमन लाइफ का स्टेज यही रहेगा। तुम इन्फेंसी से सीधा एडल्टहुड में नहीं जाओगे, तुम इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड में ही जाओगे। यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई छुटला नहीं सकता है, इसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, राइट, बिकॉज इट इज अ लॉ ऑफ नेचर, राइट ना। अगर अभी अभी मैं बात करूं, तो हर डेवलपमेंटल स्टेज का, जो भी डेवलपमेंटल स्टेज हम लोग अभी पढ़ेंगे, उस डेवलपमेंटल स्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो टेम्पररी होता है। वो डेवलपमेंटल स्टेज टेम्पररी होता है क्योंकि तुम उस पर्टिकुलर स्टेज में जिंदगी भर नहीं रहते हो, यू मूव फॉरवर्ड, यू प्रोग्रेस, यस। एंड उस पर्टिकुलर जिस भी तुम अभी स्टेज में हो, फॉर एग्जाम्पल अभी तुम एडोलिसेंट हो, यस, मैं एडल्टहुड में हूँ। तो मैं एडल्टहुड में हूँ, तो मेरे एडल्टहुड की कुछ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। तुम एडोलेसेंट में हो, तो एडोलेसेंट की कुछ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो तुम अभी फेस कर रहे हो, जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो। अकॉर्डिंगली मैं भी एडल्टहुड में हूँ, तो मैं भी एक अपना जो मेरे एडल्टहुड की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो मेरे स्टेज की जो फीचर्स है, मैं उसको एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ, मैं उसको एंजॉय भी कर रही हूँ, मैं उसको इनकलकेट भी कर रही हूँ, एंड उसके बेसिस पे मेरी डेवलपमेंट भी हो रही है। यस, 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 मैं एडल्टहुड में हूँ। अफसोस, अफसोस, यंग एडल्टहुड में हूँ अभी मैं, ठीक है। एडल्टहुड भी तीन तरीके का होता है, एक होता है यंग एडल्टहुड, एक होता है मिडिल एडल्टहुड, एक होता है ओल्ड एज। यस, तो हर किसी के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो उसको यूनिक बनाते हैं, यस। और हर कैरेक्टरिस्टिक में जाने से पहले आपको लाइक हर नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज में जाने से पहले आपको पहले वाले डेवलपमेंटल स्टेज का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक फीचर है, वो आपको सीख लेना पड़ता है, वो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई विकल्प, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ओके ना, ये जो डेवलपमेंटल रेट है ये वेरी करेगा, लेकिन स्टेज वेरी नहीं करेगा, डेवलपमेंट रेट वेरी करेगा। मे बी तुम अभी से नेक्स्ट स्टेज में थोड़ा, अभी तुम एडोलसेंट में हो, तो एडल्टहुड होते हो तो तुम थोड़ा आराम से उसमें जा सकते हो, आराम से उसमें तुम डेवलप कर सकते हो। लेकिन तुम एडल्टहुड में नहीं डेवलप करोगे, तुम वापस से फिर चाइल्डहुड में नहीं चले जाओगे। डेवलपमेंट हमेशा आगे ऐसे प्रोग्रेसिव होता है, वो कभी ऐसे वापस यू टर्न लेके नहीं आता, ठीक है। ये वाला फीचर एप्लीकेबल नहीं है, रिफंड पॉलिसी नहीं होता है, ठीक है। एक्सचेंज भी पॉलिसी नहीं है, एक बार खरीद लिया तो खरीद लिया, वो वाली पॉलिसी है यहाँ पे।
और उसके आगे ही चीजें एक्चुअली बढ़ती है कि उसके आगे आपको और कुछ खरीदना है तो खरीदो, लेकिन वापस वक्त नहीं खरीद सकते, वापस लौटाया नहीं जा सकता, तो वो वाली बात हो जाती है। ठीक है ना। कुछ कुछ चीजें हैं जो हम इजीली किसी डेवलपमेंटल स्टेज पे सीख जाते हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें जो हमें सीखना पड़ जाता है। तो दीज ऑल डिपेंड्स, सो दीज ऑल आर जो हमें एक्सपेक्टेड होता है कि यू नीड टू लर्न एट अ पर्टिकुलर स्टेज, जैसे तुम्हारा एडोलेसेंट है तो यू नीड टू डिसाइड योर करियर, यू नीड टू डिसाइड योर आइडेंटिटी, ये कुछ तुम्हारे डिमांड्स हैं जो तुम्हारे डेवलपमेंटल स्टेज तुमसे डिमांड करी और जो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। तो इसी टाइप का जो एक्सपेक्टेशन है जो हर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट तुमसे डिमांड करती है, दैट इज ओनली कॉल्ड डेवलपमेंटल टास्क। ठीक है, हर स्टेज का अलग अलग डेवलपमेंटल टास्क होता है, दैट वी विल टॉक अबाउट, राइट। कल हमने प्रीनेटल स्टेज पढ़ा था। प्रीनेटल मतलब क्या? नेटल मतलब बर्थ, बर्थ से पहले प्रीनेटल, प्री बर्थ जो स्टेज होता है दैट इज, तो जब से तुम कंसीव होते हो से लेके जब तुम्हारा जन्म होता है, तो वो जो पर्टिकुलर 40 वीक्स का जो टाइम पीरियड होता है ना, दैट इज कॉल्ड योर प्रीनेटल पीरियड। ठीक है, कंसेप्शन से बर्थ तक इट्स कॉल्ड अ प्रीनेटल, जो टिपिकली 40 वीक्स तक लास्ट करता है। इसमें क्या होता है, यू गेट अ ब्लूप्रिंट, तुम्हें अपने पापा से और अपनी मम्मी से मिलके वो आते हैं क्रोमोसोम्स, तुम इनहेरिट करते हो, है ना, जीन्स तुम इनहेरिट करते हो उनसे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट तुम्हारा एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट बनता है जो तुम्हें बताता है कि हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटरी हमारे लिए एक लिमिट सेट करता है एंड एनवायरमेंट हमें उसी लिमिट के अंदर डेवलप होने में हेल्प करता है। तो जेनेटिक ब्लूप्रिंट हमारा इसी स्टेज पे कंसीव होता है, इसी स्टेज पे हम इनहेरिट करते हैं और इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही हम डेवलप होते हैं, हमारी डेवलपमेंट कैसी होगी, हमारे अंदर कैसे जीन्स आएंगे, these all depend during this period, so this is a very crucial period, बहुत जरूरी पीरियड है तुम्हारे डेवलपमेंट का। ओके, यस, तो ये हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट है जो हमारे डेवलपमेंट को गाइड करता है ड्यूरिंग द कंसेप्शन एंड आफ्टर बर्थ। ठीक है, और दोनों जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों मिलके प्रीनेटल स्टेज के भी पीरियड्स पे अलग अलग इसका असर होता है, क्योंकि प्रीनेटल का एक तो होता नहीं है, अगर तुमने सुना होगा तो 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, है ना, 9 महीने अगर बच्चा कोख में रहता है माँ के, तो उसका 3 अलग अलग ट्राइमेस्टर होता है, पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर, तीसरा ट्राइमेस्टर। यस, तो पहला ट्राइमेस्टर, हर ट्राइमेस्टर के अलग अलग डिमांड्स होते हैं, हर ट्राइमेस्टर की अलग अलग इंपॉर्टेंस। ओके, अगर हम बात करें प्रीनेटल डेवलपमेंट, प्रीनेटल डेवलपमेंट कैसे, प्रीनेटल मतलब तुम्हारी डेवलपमेंट कैसे, जब तुम अपनी मम्मी की कोख में थे तब उस टाइम तुम्हारी डेवलपमेंट किस किस चीजों से अफेक्ट होती थी। पहली बात, आपकी मम्मी क्या उस समय खाती थी, आपकी मम्मी उस टाइम उनका मूड कैसा होता था, आपकी मम्मी का उस टाइम एज क्या था, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता था। पहले मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक, उस टाइम आपकी मम्मी को कोई बीमारी तो नहीं थी, मतलब नॉट ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग टू लाइक आपको ही एग्जांपल लेके, बट आई इन जनरल आई एम टॉकिंग कि जब भी बच्चा कोख में होता है, जब उसकी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आ जाती है उसकी माँ की कैरेक्टरिस्टिक, एज क्या था जब बच्चा कंसीव हुआ था, फिर उसने उस टाइम पे उनकी न्यूट्रिशन क्या थी, उनका मूड कैसा था। सेकेंडली हम बात करते हैं कि मदर ने कौन कौन सी उनके अंदर डिजीजेस अगर उनको इनकेस हुई होगी, जैसे अगर बुखार वगैरह है या कुछ भी है, तो वो सब भी बच्चे में चला जाता है, तो वो डिजीज इन्फेक्शन हमें समझना पड़ता है, जिससे कि बच्चे की डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक और आ जाता है हमारा, एक ये एक्सटर्नल फैक्टर है, दैट इज फॉर टेराटोजेंस। टेराटोजेंस जो है मान लो तुम्हारा एक एक्सटर्नल वो है, नेगेटिव फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से प्रीनेटल जो बच्चा है कोख में उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है। तो टेराटोजेंस क्या हो सकते हैं, ड्रग्स, अगर माँ कोई ड्रग कंज्यूम कर रही है या अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, ये हमारा जो स्मोकिंग होता है वो कर रही है, ऐसा कुछ भी जो वो नेगेटिव चीजें कर रही है उसकी वजह से बच्चे के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है। along with that, माँ का रहने का जगह कहाँ है, अगर शी इज लिविंग समवेयर नियर बाय इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत निकलता है, फैक्ट्रीज वगैरह है, वहां से वेस्ट निकलता है, तो इंडस्ट्री है तो हवा में भी पोल्यूशन होगा,
पानी जो है वहां पे जो सीवेज होगा उसमें भी काफी जो भी केमिकल वेस्ट होंगे, तो उसमें लेड, मर्क्यूरी ये सब होगा। और इन केस अगर माँ का उन सब चीजों से हल्का सा भी कांटेक्ट होगा, अगर माँ उन सब चीजों के कांटेक्ट में आएगी, तो बच्चे के ऊपर कंप्लीटली असर होगा। उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा, बच्चे के जान को बहुत खतरा होगा। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो टेराटोजेंस क्या होते हैं? ड्रग इन्फेक्शन, रेडिएशन, पोल्यूशन। तो ड्रग्स क्या, अल्कोहल क्या, उसके बाद जो रेडिएशन होते हैं, जैसे ज्यादा अगर माँ एक्सरे उसका हो रहा है ड्यूरिंग दिस चेकअप के दौरान, या अल्ट्रासाउंड ज्यादा हो रहा है, उससे भी होता है। इवन रेडिएशन जो ज्यादा केमिकल एरियाज के पास रहने से, तो इससे भी जीन्स में परमानेंट चेंज हो सकता है। तो ये कुछ प्री नेटल स्टेज के बारे में था। प्री नेटल स्टेज तुम्हारा वैसा बहुत ज्यादा आता नहीं है, बट यस, एक क्वेश्चन तुम्हारा टेराटोजन से 2 मार्क्स, 2 या 3 मार्क्स का आता है, और मैंने इसलिए बोला था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेराटोजन पे एक क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, मैंने कल ही बताया था, और मैं आज भी बता रही हूँ, और मैं आगे भी बताऊंगी। ठीक है। ओके। सो विद दिस हमने कल का जो रिकैप था हमने कर लिया। तुम्हें क्या लगा क्लास खत्म हो गई? अगर इतनी छोटी मुझे क्लास रखनी हो तो मैं क्लास ही नहीं रखती। आज हम बात करेंगे इन्फेंसी। अब बच्चे का तो प्रीनेटल डेवलपमेंट हो गया, अब बच्चा 40 वीक, महीना नहीं 40 वीक माँ के कोख में रह गया। अब उसके बाहर आने का समय है, अब वो अपनी दुनिया में आएगा, वो असल दुनिया में आएगा, वो असली दुनिया देखेगा, वो अपनी माँ को देखेगा, लोगों को देखेगा, सबको देखेगा, है ना। अब आ जाती है इन्फेंसी, दैट इज कॉल्ड इन्फेंसी। चुन्नू मुन्नू बच्चे इसमें होते हैं, है ना। चुन्नू मुन्नू बच्चों का डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे कि उसमें होता क्या है ना। ऐसे छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं ना, आउट ऑफ द ट्रैक टॉपिक, बट आउट ऑफ द ट्रैक नहीं है, बट हाँ मतलब कितने प्यारे लगते हैं, आते हैं छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, कितने क्यूट से लगते हैं। और मतलब मुझे तो सबसे ज्यादा वो लगता है कि जब भी मतलब कोई नया बच्चा है, ठीक है, मतलब वो जब 10-15 दिन का जब वो बच्चा होता है, उसको तुम उठाते हो तो कितना हाथ में लाइक नर्वस होता है। मतलब मुझे तो लगता है, एक मुझे तो पर्सनली लगता है कि इतने छोटे से तो होते हैं, इतने होते हैं, और उनको हाथ में लेना इतना डिफिकल्ट होता है ना। मतलब मुझे तो लगता है कब कुछ मतलब, क्योंकि उनकी बॉडी ना ऐसे होती है, मतलब क्या बोलूं, क्या एक तो कुछ तो मटेरियल होता है, रबर नहीं होता, इट इज वेरी सॉफ्ट, ठीक है, जेली टाइप उनका वो होता है। मतलब वो इतने वो होता है ना, मतलब इतने सॉफ्ट से होते हैं, और ऐसे उनकी बॉडी का टेक्सचर होता है कि उनको पकड़ना बहुत डिफिकल्ट काम होता है उनको, और हमेशा मतलब आराम से रखना होता है उनके साथ, ज्यादा आप हिल डुल नहीं कर सकते हो, है ना, ज्यादा उधर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अगर हाथ में आपको ऐसे दिया तो आपको ऐसे ही करके रखना पड़ेगा, उससे ज्यादा ज्यादा आप दिमाग नहीं खर्च कर सकते हो, है ना। ये सारी चीजें होती है। सो ठीक है, मतलब दैट इज ऑल्सो अ गुड स्टेज। मतलब हाँ, सारी स्टेज की अपने कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो लाइक आई पर्सनली लाइक इन्फेंसी स्टेज। मुझे ये वाला पीरियड ज्यादा अच्छा लगता है। छोटे बच्चे जब चुन्नू मुन्नू होते हैं ना, क्यूट से आते हैं, नई नई दुनिया में आते हैं, तो अच्छे लगते हैं। उसके बाद जब वो बड़े होने लगते हैं, उसके बाद तो मन करता है पकड़ के पीटा जाए। खैर, ओके, कम बैक। सो इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब यही जब बच्चा अब दुनिया में आया है ना। तो इन्फेंट जो बोलते हैं हम उसे, यस। तो जैसा कि अगर तुम देखोगे, अगर हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें बच्चों का, अगर हमें लगता है कि अरे यार बच्चों को तो कुछ समझ में नहीं आता, छोटे बच्चे कितना ही बोल लेंगे, कितना ही समझ लेंगे, ये हमें लगता है। लेकिन छोटे बच्चे जो वो नवजात, मैं नवजात बोलूंगी, छोटे बच्चे नहीं बोल रहे, नवजात बोल रहे हैं, चुन्नू मुन्नू बोलूंगी मैं इस वाले पर्टिकुलर स्टिक में, ठीक है। तो जो चुन्नू मुन्नू बच्चे होते हैं ना, दे आर वेरी, उनका जो ब्रेन होता है ना, वो काफी तेजी से डेवलप करता है। हमें लगता है कि अरे यार कितना ही डेवलप करेगा, बट उनका ब्रेन काफी तेजी से डेवलप करता है। चाहे प्रीनेटल की बात करें या पोस्ट नेटल की बात करें, पोस्ट नेटल मतलब बर्थ हो चुका है तब की बात करें, ब्रेन डेवलपमेंट काफी तेजी से होता है, ठीक है। ऑल्सो अच्छा, ये एक्चुअली ना जो मैंने बताया था, तुम्हारा जो ये चैप्टर है, ये इसके बारे में पार्ट्स ऑफ ब्रेन और ये सब तुम्हारा चैप्टर था, बट ये चैप्टर को डिलीट कर दिया गया था। इसमें लाइक हमने बहुत सारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, और हर ब्रेन के पार्ट का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है फॉर लैंग्वेज, परसेप्शन एंड इंटेलिजेंस। लेकिन अब हम नॉर्मली बात कर लेते हैं कि क्या कैसे होता है। तो अगर हम बोले बर्थ से पहले
सारे जो चुन्नू मुन्नू बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, जो नए नए दुनिया में आए हैं, उन सबके पास कुछ ब्रेन सेल्स तो होते ही हैं। ऐसा नहीं है बिना ब्रेन सेल्स के वो पैदा होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं, ठीक है, पैदा होने से पहले। और उस जो थोड़े बहुत भी उनके पास ब्रेन सेल्स होते हैं ना, उसके अंदर काफी कनेक्शंस, जो न्यूरल वायरिंग होती है, न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, वो काफी ज्यादा तेजी से होते हैं, क्योंकि अब इनका डेवलपमेंट स्टेज है, उनका अभी ग्रोथ स्टेज है। तो ग्रोथ से उनकी फिजिकली ग्रोथ नहीं हो रही है, कॉग्निटिवली ग्रोथ भी हो रही है, फिजिकल में ब्रेन ग्रोथ भी आ जाता है, ब्रेन सेल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि यार ये न्यू बॉर्न है, चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं, अभी तो बेचारे दुनिया में आए हैं, कितना ही कुछ कर लेंगे, है ना, कितने तो बेबस हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे अपने आप, हर चीज के लिए हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है ना, अपनी माँ के ऊपर या अपने पापा के ऊपर या अपने जो भी उसके आजू बाजू लोग हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम न्यू बॉर्न को, हम वो चुन्नू मुन्नू को ना बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। जितना हम उनको बेबस समझते हैं वो उतने बेबस नहीं होते, ठीक है। वो अपना बेसिक लाइफ एक्टिविटीज कर सकते हैं, उतने करने के वो काबिल उसी समय से, उतने ही छोटे से उम्र में होते हैं, इतनी छोटी सी बॉडी में ना उतना वो करने की वो काबिल होती है, वो अपना लाइफ सस्टेन कर सकती, उसके लाइफ फंक्शंस वो खुद कंट्रोल कर सकती है। कुछ ऐसी चीजें जो लाइफ सस्टेन करने के लिए जरूरी है वो न्यू बॉर्न में ऑलरेडी प्रेजेंट करती है। सांस लेना तो अपने आप ही लेगी, कुछ चूसना, किसी चीज को निगलना, और जो उनके बॉडी डिस्चार्ज निकलते हैं उस वो करना, इसके लिए तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो तो कर लेती है। तो न्यू बॉर्न के अंदर इतनी बेसिक एक्टिविटी जिससे उनका जीवन यापन, जिसको हम बोलते हैं ना लाइफ सस्टेन हो जाए, तो ये लाइफ सस्टेन फंक्शंस वो न्यूबॉर्न आराम से कर सकता है, और उसके अंदर ये न्यूबॉर्न में ये सारी चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। क्या? सांस लेना, ब्रीदिंग, सक, सक मतलब कोई भी चीज चूसना, जैसे वो थम सकिंग वगैरह वो होता है उनमें। उसके बाद सोलोइंग, जो भी खाना खा रहे वो निगलना, क्योंकि दांत तो अभी है नहीं, चबाएंगे तो नहीं, भी निगलेंगे ही, तो चबाना, निगलना सॉरी, एंड डिस्चार्ज मतलब जो भी उनका बॉडीली वेस्ट जो निकलता है वो होना, ठीक है। तो जो उनका पहला हफ्ता होता है, जो चुन्नू मुन्नू का जो पहला हफ्ता होता है, आ, वो इस बारे में होता है, वो फर्स्ट वीक ऑफ जो उनका न्यूबॉर्न का जो होता है वो उन्हें ये बताता है कि आवाज कहाँ से आ रही है, किस तरफ से आवाज आ रही है। वो अपनी माँ की आवाज दूसरी औरतों की आवाज से पहचान सकते हैं, वो बता सकते हैं कि ये मेरी माँ की आवाज है या किसी और की है। और वो सिंपल जेस्चर्स, ऐसे जीभ निकाल निकाल के हम बच्चों को खिलाते हैं ना वो, या मुंह खोलना, ये बेसिक एक्टिविटी फर्स्ट वीक तक वो चुन्नू मुन्नू बच्चे कर लेते हैं। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? देखो सबसे पहला तो हमने क्या पढ़ा कि क्या एक्टिविटीज, लाइफ फंक्शन एक्टिविटीज न्यूबॉर्न कर सकते हैं जो उनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो वो 4 होता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट वीक में न्यूबॉर्न क्या क्या कर सकते हैं। न्यूबॉर्न जो छोटे बच्चे होते हैं, चिन्नू मुन्नू बच्चे होते हैं, तो वो लोग जब वो जब अपने फर्स्ट वीक में होते हैं, जब उनके 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं पैदा होने के बाद, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं एज एन काम नहीं करते हैं, मतलब बेसिकली उस उनके अंदर ये सारी एबिलिटीज होती है कि वो बता सकते हैं कि कहाँ से, मतलब जिस तरफ से आवाज आएगी उस तरफ अपना सर घुमा लेंगे, या अपनी माँ की आवाज को दूसरे की आवाज से अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये मेरी माँ की आवाज है या ये किसी और की आवाज है, उतना उनमें बेसिक डिस्टिंक्शन होता है। तीसरा, वो सिंपल सिंपल जो जेस्चर्स होते हैं ना, ऐसे टंग निकालना, है ना, जीभ निकालना, जो हम बच्चों को जीभ निकालने भी खिलाते हैं, या फिर मुंह खोलना, वो सारी चीजें बच्चे कर लेते हैं, चुन्नू मुन्नू बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। अब जो तुम्हें इसमें ज्यादा पढ़ना है, देखो जो ये इस टाइप की सब हेडिंग्स है ना, मोटर डेवलपमेंट, सेंसरी एबिलिटीज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारी ऐसी ऐसी जो हेडिंग्स है ना, सब हेडिंग्स है जो भी किसी भी स्टेज के अंदर, ये इस पे तुम्हें फोकस करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारा एक क्वेश्चन आ जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 डेवलपमेंट के बारे में ही एक स्टेज के अंदर 2-3 डेवलपमेंट पूछ लेते हैं कि इन्फेंसी का तो मोटर भी बताओ, सोशल इमोशनल भी बताओ, कॉग्निटिव भी बताओ, सब कुछ बताओ, कुछ भी आ जाता है। सो
इसीलिए हमारा मेजर फोकस अब इस पे भी होगा। ठीक है, अभी तक का समझ में आया। अब हम समझते हैं कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, मोटर मतलब एक्शन, तो एक्शन डेवलपमेंट, जो भी बच्चे एक्शन करते हैं, एक्शन मतलब वो नहीं जो तुम मूवीज में देखते हो, वो स्टंट वगैरह नहीं। एक्शन मतलब कुछ भी, जैसे हाथ पैर चलाना या अपनी बॉडी मूव करना, दैट इज कॉल्ड मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो मोटर डेवलपमेंट में अगर हम चुन्नू मुन्नू बच्चे या छोटे बच्चे जो अभी पैदा ही हुए हैं, अभी उनकी बात अगर हम करें, तो उनका जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा रिफ्लेक्सेस से गवर्न होता है। रिफ्लेक्सेस सुना है? रिफ्लेक्स, है ना? रिफ्लेक्स क्या होता है? तुम्हारा जो तुम्हारा इनबिल्ट रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर आइटम, मतलब तुम्हारा एक ऑटोमेटिक इन रिस्पॉन्स होता है कुछ कुछ स्टिमुलाई का। जैसे तुम्हें छींक आ रही, तो तुम छींक आ रही तो तुम छींक आना तो इज अ रिफ्लेक्स, बट जब छींक आता तुम अपनी आंखें तुम्हारी बंद हो जाती है। हाँ, जब भी तुम्हारी आंखों में कोई डस्ट चला जाए तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है। हाँ, ब्लिंक करना डस्ट है, ब्लिंक करना रिफ्लेक्स है। हाँ, या फिर तुम्हारा जैसे और भी बहुत सारे होते हैं, खांसना कफिंग रिफ्लेक्स है। यस, उसके बाद यॉन करना, हाफी करना रिफ्लेक्स है। यस, ये सारे रिफ्लेक्स जो इनबिल्ट है, जो ऑटोमेटिक है, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये होगा ही होगा। और ये रिफ्लेक्स छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों तक सब में ये रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। तो रिफ्लेक्स आर व्हाट? रिफ्लेक्स आर बेसिकली योर ऑटोमेटिक बिल्ट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। रिफ्लेक्स कौन गवर्न करता है? रिफ्लेक्स अगर मैं कौन सा बॉडी का पार्ट है जो इसको गवर्न करता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में तुम, स्पाइनल कॉर्ड जो है तुम्हारे रिफ्लेक्सेस को वो करता है। जैसे तुम कभी कुछ गर्म छू लो या ठंडा छू लो, तुम्हारा क्या करते हो? छूते ही तुम हाथ पीछे कर लेते हो ना। अगर कुछ एक्सट्रीमली ठंडा या एक्सट्रीमली गर्म है, तुम उसको अगर छू लो तो तुम्हारा हाथ पीछे हो जाता है, रिफ्लेक्स है। तो रिफ्लेक्स इज व्हाट? इट्स अ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो ऑलरेडी तुम्हारा इनबिल्ट है, तुमने उसमें कुछ भी सीखा नहीं है, ऑलरेडी तुम्हारे बॉडी में इनहेरिटेड ही है। ठीक है, तुम्हारी बॉडी को पता है कि किस टाइप की सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, तुम्हें नहीं पता होता बट तुम्हारी बॉडी को पता होता है। ओके, ये जो रिफ्लेक्स है ये जेनेटिकली कैरिड है। मैंने क्या कहा? इनहेरिटेड होता है, तो ये जेनेटिकली कैरिड सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ठीक है, और तुम्हारे सब्सिक्वेंट मोटर डेवलपमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक भी माना जाता है कि रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स तुम्हारे मोटर डेवलपमेंट का ईट है, फाउंडेशन है, नींव है, उसी से बाकी चीजें तुम सीखते हो। और तुम्हारे सर्वाइवल के लिए रिफ्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब न्यूबॉर्न्स के पास सीखने से पहले, कुछ भी सीखने से पहले एक वो होता है कि वो रिफ्लेक्स, कुछ भी सीखने से पहले न्यूबॉर्न के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो कोई भी एज अ रिफ्लेक्स सीखे इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू अडेप्ट टू समवेयर। तो जो कुछ रिफ्लेक्स है जो तुम न्यू बॉर्न में देखोगे, वो है खांसना, कफिंग, स्नीजिंग छींकना, ब्लिंकिंग, यॉर्निंग। ठीक है, ये करना जो तुम आधा टाइम कर रहे हो, और अब मुझे लगता है अभी भी तुम कर रहे हो, है ना? कर रहे हो ना? तुम न्यूबॉर्न नहीं हो लेकिन अभी तुम देखो यॉर्निंग, देखो यॉर्निंग, कफिंग, ब्लिंकिंग, स्नीजिंग, है ना? ये सब जो है ना तुम्हारे रिफ्लेक्सेस है। ठीक है, लेकिन बच्चे में, छोटे बच्चे में अगर तुम्हें योर रिफ्लेक्सेस देखने हैं तो वो यही होते हैं, कफिंग, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग, यॉर्निंग, पूरी जिंदगी भर रहते हैं। और बाकी जो और भी रिफ्लेक्सेस हैं वो धीरे धीरे जो होते हैं वो टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं। Others disappear as the brain function mature and voluntary control over behavior started developing, जैसे टेबल 3.1 में बताया। ये वाला, ये कुछ और रिफ्लेक्सेस हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं। ये तो रिफ्लेक्सेस हैं जो जिंदगी भर रहेंगे, कफिंग, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग, यॉर्निंग, ये हमेशा रहेंगे। लेकिन कुछ और भी ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं बच्चों के अंदर, चुन्नू मुन्नू के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर, जो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं, गायब हो जाते हैं जैसे जैसे ब्रेन और ज्यादा मेच्योर होता है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला एक रिफ्लेक्स है रूटिंग। रूटिंग क्या? रूटिंग मतलब क्या? जैसे एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, नवजात है, ठीक है, उसका क्या होता है? जिस जब तुम उसका चीक ऐसे छुओगे ना, ऐसे जब तुम उसका चीक छुओगे, देखो मुझे हंसी इसमें इसलिए आ रही है, बहुत बहुत क्यूट है, तुम इसको इमेजिन करो।
ठीक है, तुम्हारे पास साथ तुम्हारे, जस्ट इमेजिन तुम एक छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हो, बिल्कुल नया नया बच्चा है, ठीक है, अभी एक एक मतलब 10 दिन का है, 10-15 दिन का है, ठीक है। अब तुमने उसके चीक्स को ऐसे छुआ, वो सबसे पहली बात क्या करेगा, उस तरफ अपना सर करेगा, जिस तरफ तुमने उसका चीक्स छुआ, अगर तुमने राइट तरफ किया तो वो राइट तरफ अपना सर टर्न करेगा और फिर अपना वो मुंह खोलेगा। क्यूट। ये क्यूट है एक्चुअली, ठीक है। सो यस, क्या करना है, रूटिंग क्या होता है, जब तुम्हारे चीक्स पे, जब छोटा बच्चा जो होता है उसके, जब तुम चीक्स पे ऐसे प्रेस करते हो मतलब ऐसे जोर से नहीं करते हो, ऐसे टच करते हो, तो वो टच जब करते हो ना, तो वो जिस तरफ टच किया है वो उस तरफ अपना सर घुमाता है और अपना मुंह खोल देता है, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्स है ना, ये 3 से 6 महीने में डिसअपियर हो जाता है, ये हमेशा नहीं रहता, ये 3 से 6 महीने में डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। पहला रिफ्लेक्स ये। दूसरा रिफ्लेक्स जो है वो है मोड़ो। मोरो मोरो, तुम्हें क्या लगता है, मोरो मोड़ना है ना, दैट इज नॉट मोरो। मोरो इज ऑल्सो, देखो ये सारे रिफ्लेक्सेस जो है ये एक्शन है ना। तो जो बच्चा एक्ट कर रहा है, तो रूटिंग में क्या किया, तुमने चीक पे प्रेस किया तो उसने सर उस तरफ घुमा लिया, मुंह खोल दिया। मोरो में क्या होता है, मान लो बच्चा जो है 10-15 साल, 10-15 साल, 10-15 दिन का बच्चा है, और क्या हो रहा है उसके ना, मतलब अचानक से मान लो घर में ना, या घर में नहीं, मान लो उसके बगल में उसके पापा मम्मी कोई भी मोबाइल चला रहे हैं, और अचानक से ना जोर से रिंगटोन बजता है, ठीक है, उनके फोन का जोर से रिंगटोन बज जाता है, या घर में ही ना कोई टीवी देख रहा है तो बहुत जोर से वॉल्यूम आता है, तो क्या होगा, कुछ भी जब भी लाउड नॉइज होता है, कुछ भी होता है ना, तो बच्चा क्या होता है, बच्चा उस पोस्चर में आ जाता है कि उसको कोई उठा ले कोई, मतलब बच्चा अपना हाथ बाहर ऐसे कर लेगा, पैर ऐसे खोल लेगा, पीठ उसका ना ऐसे आर्च बन जाएगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से उसका पीठ हो जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो उस पोस्चर में आ जाएगा कि कोई इसको गोद में उठा ले ना, जब गोद में उठाता तो बच्चा आ जाता ना, कि उसके पीठ और उसके बेड, देखो अगर वो बेड पे लेटा हुआ है और जब उसको गोद में उठाते हैं तो उसका पीठ और बेड के बीच में हल्का गैप होता है ना, तो वो उस पोस्चर में आ जाता है, ठीक है। वो अपने हाथ बाहर फेंकता है और अपना बैक को ऐसे आर्च कर लेगा, और फिर अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर लेगा, जिससे कि वो उसको कुछ पकड़ना है, ठीक है। तो ये होता है मोरो रिफ्लेक्स। ज्यादा जनरली लाउड नॉइजेस की तरफ जो रिएक्शन होता है ना वो परमानेंट होता है, लेकिन ये वाला जो बिहेवियर है ये 6 से 7 महीने में डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोनों रिफ्लेक्स समझ में आया। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिफ्लेक्स जो है वो है ग्रास्प। ग्रास्प तो बहुत सिंपल है, देखो बच्चे का जो हाथ होता है ना, ये पाम जो होता है, देखो जब उस क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना बड़े क्यूट से होते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली क्यूट होते हैं, मुझे पता है बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब ये वाला चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उनका जो हाथ होता है ना, कितना छोटा सा होता है, ठीक है, उनके उसमें जो तुम ऐसे कुछ भी डालोगे ना, मतलब उनके बस पाम के बीच में कुछ रखोगे, वो अपना पूरा पाम ऐसे कर देंगे, भले ही पकड़ बहुत वो होगी, लूज सी होगी, लेकिन कुछ भी तुम उनके ऐसे पाम में रखोगे ना, ऐसे पाम में रखोगे, वो ऐसे कर लेंगे, पूरा ऐसे कर लेंगे, पकड़ लेंगे तुम, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पाम। तो तुम्हें याद है, मतलब तुम अगर देखोगे छोटे बच्चे अगर तुम्हारे बाल वगैरह के पास हैं या कुछ के पास, तो वो अगर बाल पकड़ लेते हैं, कितनी जोर से पकड़ते हैं, क्योंकि उनका ग्लास बहुत स्ट्रांग होता है। तो जब भी अब कुछ भी फिंगर या कोई भी चीज बच्चे के पाम के उस पे रखी जाती है, तो वो बच्चा जो है पूरी उंगली उसके अराउंड ऐसे ऐसे कर लेता है, दैट इज ग्रास्प। तो ये 3 से 4 महीने के उसमें होता है, बाद में जाके ये वॉलेंट्री ग्रास्पिंग हो जाती है, मतलब कुछ जो हम पकड़ना चाहते हैं वही पकड़ता है, हर चीज नहीं पकड़ती, राइट। यस। उसके बाद आता है एक बेबिंस्की। बेबिंस्की क्या होता है, सॉरी, रुको रुको रुको, मैं तुम्हें बता के दिखा, मान लो ये बच्चे का पैर, ठीक है, एक्चुअली बन गया पैर, ठीक है, ये बच्चे का पैर, ठीक है, बच्चे का वो है, मतलब तलवा कहते हैं ना हम बड़े होते हैं, यस, बेबीज फुट, बेबीज फुट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है,
जब जमीन पे रखता है तो उसको हम तलवा कहते हैं। यस। तो जब हम इसके ऊपर ऐसे कुछ भी स्ट्रोक मारेंगे, कुछ भी मारेंगे, ऐसे कुछ भी करेंगे ना, तो बच्चा क्या करेगा, अपना पैर ऐसे कर देगा, उसकी पैर की जो उंगलियां है ना वो अंदर की तरफ हो जाएंगी। क्यूट है एक्चुअली ये सब पढ़ना। ठीक है। तो यही है, जब बच्चे के पैर तलवे का, जब भी हम बच्चे के तलवे पे कुछ ऐसे करेंगे ना, तो उसकी जो पैर की जो उंगलियां हैं वो ऐसे हो जाएंगी, बंद कम हो जाएंगी, फैन ऐसे पहले खुलेगी और फिर ऐसे बंद हो जाएगी। तो ये 8 से 12 महीने में डिसअपियर हो जाती है। तो यही सारे रिफ्लेक्सेस थे जो टाइम के साथ डिसअपियर होते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्सेस तुम्हें पढ़ना जरूरी है क्योंकि इन्फेंसी में रिफ्लेक्स पे यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। ठीक है। अब जैसे जैसे ब्रेन बच्चे का डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट भी प्रोग्रेस हो रही है। फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ये फिजिकल डेवलपमेंट वाला पार्ट है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या हो रही है, बॉडी ग्रो कर रही है, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, मसल बढ़ रही है, नर्वस सिस्टम मैच्योर हो रहा है, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे बच्चे की फाइनर स्किल्स भी डेवलप हो रही है। तो अगर हम बेसिक मोटर स्किल की बात करें तो पहले बच्चा कुछ भी जाएगा, पहले उसको पकड़ेगा, पूरे अपने बॉडी से, हाथ से, पूरे हर चीज से पकड़ने की कोशिश करेगा। तो ग्रास्प करेगा, ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की कोशिश करेगा, बैठेगा, चलेगा, क्रॉल करेगा, भागेगा। ये सारी जो मोटर स्किल्स है ना, ये इसी स्टेज पे होती है। बैठना, भागना, दौड़ना, चलना, ये सब, खड़े होना, ये सब मोटर डेवलपमेंट इन्फेंसी में ही होती है। ठीक है। और ये जो मोटर डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है ना, कि पहले बैठेगा, फिर सपोर्ट से थोड़ा खड़ा होगा, फिर सपोर्ट से फिर वो थोड़ा चलेगा, फिर वो धीरे धीरे भागेगा, ये यूनिवर्सल है, सबके लिए यही होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा बैठने के बाद सीधा दौड़ने ही लग जाता है, नहीं, ये भी यूनिवर्सल है। ठीक है। मोटर डेवलपमेंट समझ में आया, मजा आया मोटर डेवलपमेंट पढ़ने में। ओके। नाउ सेंसरी एबिलिटी, सेंसरी एबिलिटीज मतलब क्या, बच्चे के जो सेंसेस हैं, देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, टच करना, ये सारी जो 5 सेंसेस हैं बच्चे के अंदर, वो कैसे डेवलप। ठीक है। छोटा बच्चा है, अभी नवजात है, ये बोल पूछना, अभी वो नवजात है, उसके अंदर क्या क्या सेंसेस कितनी स्ट्रांग है, ये हमें समझना है। अब देखो, तुम्हें जो नए बच्चे होते हैं, जो नवजात होते हैं, उनका जो विजन होता है ना, वो उतना अच्छा नहीं होता है। जितना अच्छे वो उतने अच्छे से नहीं देख सकते, उनका उतनी अच्छी उनकी नजर नहीं होती, दे आर नॉट दैट कॉम्पिटेंट। सॉरी 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 सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गई, सॉरी। सेंसरी एबिलिटी में जो सबसे पहली बात है, जितना जैसा हमें इनको लगता है कि उनको कुछ दिखता नहीं है, इनको देखने में इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा वो दिखते हैं, बेसिकली वो अपनी माँ की वॉइस को दूसरों की वॉइस से जल्दी ही डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। इवन वो अपनी माँ की वॉइस को इवन आफ्टर बर्थ, जन्म के कुछ घंटे बाद ही अपनी माँ की वॉइस को पहचान लेते हैं, ये पावर है उनकी। और भी सेंसरी कैपेबिलिटीज होती है। अब सबसे पहला अगर हम विजन की बात करें, मतलब मैंने अभी तक क्या कहा, बच्चा जब भी जन्म लेता है उसके कुछ घंटों बाद उसके अंदर ये वाली क्वालिटी की अपनी माँ की आवाज को वो पहचान सके, ये क्वालिटी आ जाती है। ठीक है। और भी सेंसरी कैपेबिलिटीज है। अगर हम सबसे पहले बच्चे की विजन की बात करें, कितने अच्छे से इन्फेंट देख सकता है, तो इन्फेंट जो है, जो नया बच्चा है, जो नवजात बच्चा है, वो अपने आजू बाजू बहुत सारी चीजों को देखने की कोशिश करता है। मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बस एक कांस्टेंट चीज जो मूव कर रही होती है ना, उसका उसकी तरफ अटेंशन, जैसे हमारा भी अटेंशन, तुम बच्चे को छोड़ो, हमारा अटेंशन कोई भी चीज ऐसे खड़ा है, ठीक है, जब वो कुछ मूव करे तो हमारा अटेंशन ग्रास्प होता है ना। यस। तो उसी तरीके से छोटे बच्चे का भी, कि वो फेस वगैरह सब तक का तो ठीक है, ठीक है, लेकिन और भी ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो जिनके तरफ उसका प्रेफरेंस होता है कि वो और भी कुछ देखें, और ये प्रेफरेंस पहले 6 महीने में ही काफी बदल जाता है। इनका बच्चे का जो विजन है बड़ों के विजन से काफी कम होता है, और 6 महीने तक वो इम्प्रूव हो जाता है, और 1 साल तक बड़ों के विजन तक बच्चे का भी छोटा विजन होता है। तो विजन अगर हम देखें तो बहुत, अगर हम अर्ली बात करें तो बच्चे का विजन बड़ों से कम होता है। ठीक है। टाइम के साथ जब 6 महीने का होता है थोड़ा ठीक होता है, और जब 1 साल का हो जाता है तो बड़े और इस नवजात चुन्नू मुन्नू का जो विजन है वो काफी सेम होता है। क्या वो कलर्स देख सकते हैं?
तो इसके ऊपर एक सहमति आई है कि वो रेड और वाइट कलर के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन वो अभी कलर डेफिसिट होते हैं और पूरे कलर की नॉलेज उनमें 3 महीने के बाद होती है, 3 महीने पे ही डेवलप होती है, बहुत पहले डेवलप नहीं होती। तो मतलब कहने का मतलब शुरुआती दौर में वो रेड एंड व्हाइट कलर में थोड़ा बहुत डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कलर डेफिसिट है, मतलब उनको अभी कलर की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। लेकिन जब उनका 3 महीना खत्म होता है तब तक में उनके अंदर कलर विजन आ जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट विजन। अगर अब हम हियरिंग की बात करें तो उनका हियरिंग सुन जन्म की कुछ देर जन्म के साथ ही वो उनका हियरिंग इमिडिएटली शुरू हो जाता है, वो सब कुछ सुन सकते हैं, उनका सुनना बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और जैसे जैसे वो डेवलप होता है उनके सुनने की क्षमता, उनकी सुनने की जो स्किल है वो और अच्छी हो जाती है। यहाँ तक हियरिंग था, तो दो अभी तक सेंसर्स बताए, एक विजन एक हियरिंग। उसके बाद वो टच भी कर सकते हैं, वो जिनको अगर वो कुछ टच करेगा, मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया था, रूटिंग, उनके चीक पे अगर कोई टच करेगा तो वो उस तरफ अपना सर घुमा लेंगे, तो दे रिस्पॉन्ड टू टच। और इवन दो उनको कभी कुछ दर्द भी होगा तो दर्द में वो कैसा फील करेंगे, दर्द में कैसा वो रिएक्ट करेंगे, रोना शुरू कर देंगे, तो दे कैन इवन फील द पेन। ऑल्सो उनका स्मेल और टेस्ट ये भी अच्छे से न्यू बॉर्न में प्रेजेंट हो जाता है, तो सबसे खराब विजन ही होता है। और बाकी हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच ये सब अच्छा होता है, बाकी विजन थोड़ा सा कमजोर होता है जो 3 महीने तक के बाद तक हो जाता है ठीक, मतलब 1 साल तक उनका ठीक हो जाता है। ठीक है। तो तुम्हें इनका इसका मोटर डेवलपमेंट और सेंसरी एबिलिटी पढ़ने में मजा आया, समझ में आया? ठीक है। अब अब हम इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव पढ़ेंगे, फिर सोशल इमोशनल पढ़ेंगे एंड देन हमारी क्लास की छुट्टी। ठीक है। तो क्लास अगर थोड़ी लंबी, अगर 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट तक चली जाए तो उसके लिए ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है, डिस्क्लेमर मैंने पहले दी। नाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब हमने पढ़ लिया कि बच्चे का मोटर मतलब एक्शन डेवलपमेंट कैसी होती है, बच्चे की मूवमेंट बेसिकली क्या होती है, बच्चे के अंदर क्या क्या सेंसेस डेवलप होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चे का कॉग्निशन, सोचता कैसे है, समझता कैसे है, वो चीज अब हम समझेंगे। ठीक है। तो क्या 3 साल का बच्चा 8 साल के बच्चे की जितना कोई चीज समझ सकता है? खुद बताओ। 3 साल का जो बच्चा है, क्या वो 8 साल के बच्चे की जितना उसकी थिंकिंग हो सकती है? जो चीज 8 साल का बच्चा जिस तरीके से समझ रहा है, क्या 3 साल का बच्चा भी उसी तरीके से समझेगा? नहीं समझेगा। यस। जीन पियाजे जो थे, बच्चे के तरफ इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो जीन पियाजे ने इसी बारे में बात करी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे कितने ही छोटे क्यों ना हो, नवजात हो, चाइल्डहुड में हो, एडोलेसेंट में हो, किसी में भी हो, वो अपने एक्सपीरियंसेस खुद क्रिएट करते हैं, वो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। ठीक है। एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब वो चीजों के साथ जो भी उनके आजू बाजू है, खिलौने हैं, चीजें हैं, बेड है, टेबल है, कुछ भी है, हर चीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उससे सीखते हैं, उसके बारे में एक नॉलेज क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में कि अच्छा है, बुरा है, खतरनाक है, सेफ है, सब कुछ। जितना हमें लगता है कि बच्चे बेवकूफ हैं, बच्चे बहुत समझदार हैं लिटरली। तो जीन पियाजे ने यही कंस्ट्रक्ट किया कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। वो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन वो खुद बनाते हैं, खुद हर चीज के बारे में वो खोज खबर रखते हैं। सीधा उनके दिमाग में चीजें नहीं चली, जैसे हम लोग कोई भी चीज ऐसे ले लेते, जो भी हमारे पास आ रहा है हम वैसे उसको अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं, बट इनके साथ ऐसा नहीं होता है। इंफॉर्मेशन डज नॉट सिंपली एंटर देयर माइंड्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो इंफॉर्मेशन देखते हैं, समझते हैं, उसके बारे में मीनिंग बनाते हैं, उसको फिर जो उन्होंने कैटेगरी बनाई है उसके अंदर उस कैटेगरी में ऑर्गेनाइज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। तो बच्चे बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कोई भी थिंकिंग करते हैं। ठीक है। जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं वैसे वैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन वो एनवायरनमेंट से लेते हैं, फिर उस चीज को उस अकॉर्डिंगली अपने आप को उसमें अडेप्ट करते हैं, अपनी थिंकिंग इम्प्रूव करते हैं। बहुत सारी चीजों, अगर ऑलरेडी उन्होंने किसी चीज के बारे में नॉलेज बनाई हुई है और अगर उनको उसी नॉलेज से रिलेटेड और चीजें मिल रही है तो उसके अंदर वो और उसको इम्प्रूव करते हैं उस नॉलेज को। अगर कुछ नया आ रहा है तो उसके लिए एक नई कैटेगरी बनाते हैं अपने माइंड में। तो ये सब बच्चे एक्चुअली करते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं करते, बच्चे बहुत करते हैं। ठीक है। तो बच्चों का जो दिमाग है
वो फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस कुछ स्टेजेस में मूव करता है। इसके ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन 4 to 6 मार्क्स का यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब सब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। तो सब इनके पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन। अगर हम एज की बात करें तो सेंसरी मोटर जो होता है वो आपका 0 to 2 years में होता है। प्री ऑपरेशन की बात करूं तो वो 2 to 7 years में होता है। कंक्रीट ऑपरेशन की बात करूं तो वो 7 to 11 years में होता है। एंड अगर प्री फॉर्मल ऑपरेशन की बात करूं तो वो 11 to 15 years में। अब अगर इसको हम स्टेजेस में डिफाइन करें, सेंसरी मोटर आपका इन्फेंसी है, प्री ऑपरेशनल से लेके कंक्रीट ऑपरेशनल आपका चाइल्डहुड है, और फॉर्मल ऑपरेशनल आपका एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एंड मोर मतलब जो होता है बेसिकली एडोलेसेंस से ही शुरू, ठीक है। अगर हम सेंसरी मोटर की बात करें तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, वो अपना जो दुनिया है जो उनकी, तो वो दुनिया में आप पैदा हो गए हैं तो वो अब जब पैदा हुए तो अपनी पूरी वर्ल्ड, अपनी पूरी दुनिया देखते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, अपने जो भी सेंसेस हैं उसका इस्तेमाल करके अपना एक नॉलेज सिस्टम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर हम प्री ऑपरेशनल, तो हम आगे आगे जैसे जैसे बात करेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्री ऑपरेशनल बेसिकली लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाती है। फिर बच्चे के अंदर ये हो जाता है कि अगर जैसे उसको टेबल से खेलते खेलते चोट लग गई तो वो बोलेगा कि टेबल ने मुझे मारा, है ना। तो हम फिर क्या करते हैं, हम याद है छोटे बच्चे अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो हम टेबल को मारते हैं, क्योंकि हम उसको क्या लगता है कि टेबल इज नॉट अ लिविंग थिंग, इज अ लिविंग थिंग। उसके हिसाब से टेबल में जान है, टेबल हमारी तरह वो सांस ले सकता है, तो वो उसके साथ खेल रहा था और टेबल ने उसको चोट पहुंचाई, जबकि उसे ही टेबल से चोट लग गई गलती से। उसको क्या पता कि टेबल इनएनिमेट है, मतलब वो नॉन लिविंग थिंग है। तो ये एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ऐसे भी बहुत सारी चीजें आती है। उसके बाद आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशन आ, जहाँ पे बच्चे थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग यूज करते हैं, ठीक है। चीजों को मेंटली ऑपरेशन उसको आता है, अगर वो उनको पता है 2 + 2 4 होता है तो 4 - 2 2 ही होगा, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कंक्रीट ऑपरेशन में आ जाता है। एंड फॉर्मल ऑपरेशन में जहाँ पे अभी आप लोग हो, जहाँ पे आप लोग काफी ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग करते हो, हाइपोथेटिकल थिंकिंग करते हो, ये सब अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओवरव्यू मैंने बता दिया, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको हम ओवरलुक नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर तुमने ये स्टेज देखा होगा, ये जो 4 स्टेज था, हर स्टेज के अपने कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, अलग अलग सोचने का तरीका है, और वो एज रिलेटेड है, हर का एक पर्टिकुलर एज। अब तुम्हें ये समझना जरूरी है कि हर स्टेज पे अलग अलग टाइप ऑफ थिंकिंग है, जो एक स्टेज को दूसरे स्टेज से काफी ज्यादा एडवांस बनाती है। सोचना एडवांस बनाती है, इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है वो एडवांस नहीं बनाती, जिस टाइप से हम सोच रहे हैं हमारी थिंकिंग हमें एडवांस फील करवाती है, ठीक है। इसी वजह से तुम, आप जो हो, आप 8 साल के बच्चे से अलग सोचते हो। अगर अब हम इन्फेंसी की बात करें, जो हम पहले अगर 2 साल की बात करें, तो पहले 2 साल में बच्चे जो भी चीजें एक्सपीरियंस करेंगे दुनिया में, जो भी चीजें वो अपने सेंसेस से करेंगे, और उसी सेंसेस के साथ साथ अपनी जो उनके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी उनके आजू बाजू चीजें हैं, उनकी इंटरेक्शन से करेंगे। कैसे? देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, हर चीज के बेसिस पे करेंगे। क्योंकि नवजात बच्चा है, अगर उसके हाथ में कुछ आ गया तो वो ऐसे उसको टेस्ट करने लग जाएगा, उसके साथ खेलने लग जाएगा, उसको स्मेल करने लग जाएगा, हर चीज करेगा इन ऑर्डर टू सी कि वो अच्छा है कि बुरा है। लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें क्या करते हैं, अगर हम कुछ अगर हम कुछ गंदा कपड़ा उठा ले, कुछ गंदा उठा ले, जैसे जूता उठा ले कुछ, अरे रखो 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 ये गंदा है, बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि वो अच्छा है कि बुरा है। तो बच्चे को तो अपना नॉलेज सिस्टम खुद क्रिएट करना है। तो ये वाली बात, तो बच्चा जो है प्रेजेंट में रहता है, मतलब उसको अभी फ्यूचर और पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो चाइल्ड जो नवजात है, जो चुन्नू मुन्नू है, वो अभी प्रेजेंट में रहता है।
और अभी वो जिस चीज से खेल रहा है उस चीज को अगर मैं उससे साथ ले लूं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उसके नजर से गया वो उसके दिमाग से भी गया, जो उसके नजर से गया वो उसके दिमाग से भी गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम जिस टॉय से वो खेल रहा था वो टॉय तुम उसके नजरों से हटा दो, उसी की नजरों के सामने छुपा के रख दो, यंग इन्फेंट ऐसा वो जो चुन्नू मुन्ना वो उस तरीके से रिएक्ट जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो उस टॉय के लिए खोजेगा नहीं, उस टॉय को खोजने तक नहीं जाएगा, ये हाल होगा। तो उसको क्या लगेगा कि टॉय एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है लेकिन अभी उसकी नजरों से छुपा के रखा है, लेकिन उसको लगेगा कि टॉय एग्जिस्ट नहीं करता। तो पियाजे के हिसाब से बच्चे जब इस स्टेज पे होते हैं वो अपने जो उनकी प्रॉपर जो इमीडिएट सेंसरी एक्सपीरियंस उसके बियॉन्ड नहीं जा पाते, तो इसलिए उनके अंदर लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब क्या? ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब एक ये अवेयरनेस कि ऑब्जेक्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है, इवन दो वो क्या नाम है उसको तुम देख नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, बट फिर भी वो एग्जिस्ट करता है। छोटे बच्चे के अंदर ये अवेयरनेस नहीं होती है, लेकिन बच्चा जैसे ही 8 महीने के करीब पहुंचता है उसके अंदर ये थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लग जाता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट परमानेंस पूरा कब खत्म होता है? जब बच्चा प्री ऑपरेशन मतलब चाइल्डहुड स्टेज में चला जाता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस समझ में आया। बेसिक ऑब्जेक्ट परमानेंस इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। उसके बाद बच्चे की जो छोटी बहुत वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी होती है, बच्चा बोलना थोड़ा थोड़ा सीखता है ना, तो वो थोड़ा बोलना सीखता है। उसके बाद उसकी बैबलिंग होती है जो 3 से 6 महीने में होती है। तो ये बेसिक लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बच्चे में यू कैन एक्सपेक्ट। तो बाकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हम तो चैप्टर 7 पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, थिंकिंग एंड लैंग्वेज है चैप्टर, थिंकिंग है उसमें लैंग्वेज का एक पार्ट है, तो उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? मजा आया पढ़ने में? ठीक है, तो पहला मतलब ये देखो कि बच्चे अपने जो उसका जो भी सेंसरी है, जो भी उसके पास सेंसेस हैं, उसी सेंसेस के हिसाब से जो भी उसके 5 सेंसेस हैं बेसिक सेंस, उसी की हेल्प से वो चीजों के साथ इंटरैक्ट करके अपनी दुनिया क्रिएट करता है। जिस चीज से वो खेल रहा है वो चीज तुम हटा के रख दोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे तुम्हें तो फर्क पड़ जाएगा, तुम्हारा अगर मोबाइल उठा के मैं रख दूं तुम्हें फर्क पड़ेगा, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए मतलब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये कॉन्सेप्ट है ना ऑब्जेक्ट परमानेंस का, ये इनके अंदर नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे डेवलप होता है और इस स्टेज पे उनका कम्युनिकेशन भी थोड़ा थोड़ा डेवलप हो जाता है। अगर अब लास्ट पार्ट जो हमें इस चैप्टर इस स्टेज का पढ़ना है, दैट इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चा किस तरीके से इमोशनल उसकी डेवलपमेंट होती है, बच्चे किस टाइप का इमोशन बच्चा दिखाता है, ये सारी चीजें। तो बच्चे जो है बर्थ से जन्म से ही दे आर सोशल क्रिएचर। मतलब क्या? ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, मतलब हमें अपने आजू बाजू लोग चाहिए, हमें सरवाइव करने के लिए लोग चाहिए, हम बिना लोगों के सरवाइव नहीं कर सकते। दैट्स द ट्रूथ, यस और नो? यस। तो छोटे बच्चे भी उनको भी कोई चाहिए जिसके साथ जिसके इंटरेक्शन में जिसके साथ वो बड़े होते हैं। यस। तो जब भी बच्चे क्या होते हैं, जब भी वो जब पैदा होते हैं, जब वो कुछ लोगों के साथ रहते हैं, जैसे अपने पापा के साथ, अपनी सॉरी ओके, जैसे बच्चा जो बच्चे होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो उनके आजू बाजू बहुत सारे लोग होते हैं, उनके मम्मी पापा होते हैं, उनके दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, भाई बहन होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब कुछ ऐसे लोग जो उसके साथ काफी लंबे समय तक रहते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चे के माइंड में एक फेस बन जाता है ना। वो फेस कैटेगरी बना लेता है कि अच्छा ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरी दीदी है, ये मेरे दादाजी है, ये मेरी दादी जी है, ये मेरे नाना जी है, ऐसे वो बना ली, मेरी नानी जी है, सब बना लेता है ना। तो वो फेमिलियर फेसेस को प्रेफर करता है, जिसके साथ वो हमेशा रहता है वो उसके पास जब जाना ज्यादा पसंद करता है। और अगर मान लो तुम एज अ कोई मतलब बहुत दिनों के बाद उससे कोई मिलने जाता है, तो जब कोई तुम बहुत नया नए हो, अभी उसने तुम उस छोटे बच्चे ने, वो नवजात बच्चे ने तुम्हें आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखा और तुम उससे फर्स्ट टाइम मिलो, तो बच्चा तुम्हें देख के क्या खुश होगा? नहीं, बच्चा तुम्हें देख के रोएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा नए फेस को देख के रोता है। लेकिन फेमिलियर फेस को अगर हम देखें, पहले वो फेमिलियर फेसेस को देखेगा, उसको प्रेफर करेगा, और जब भी वो फेमिलियर फेसेस को देगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा, है ना। उसके बाद वो ऐसे क्यूट क्यूट वॉइस निकालेगा, है ना। तो वो सारी चीजें ये होती है। लेकिन जैसे वो
से 8 महीने के उसमें आते हैं, वो धीरे धीरे अपनी मम्मी के कंपनी वालों को भी, फॉर देयर मदर्स कंपनी, है ना, अपनी मम्मी के लिए, मतलब अपनी मम्मी के तरफ आने के लिए वो प्रेफरेंस शो करती है, मुझे बस अपनी मम्मी के पास ही रहना है। जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, जितने छोटे रहेंगे उतने में वो सबके पास जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनका प्रेफरेंस अपनी मम्मी की तरफ ज्यादा होगा। जब भी वो अपनी मम्मी से अलग हो जाएंगे या कोई नया चेहरा देखेंगे तो वो क्या करना शुरू कर देंगे, वो रोना शुरू कर देंगे या वो परेशान हो जाएंगे। और जैसे ही फिर तुम, जैसे मान लो तुम्हारे पास बच्चा आया और बच्चे ने तुम्हें देख के रो दिया, अब तुम क्या करो, तुम उसको अपनी मम्मी को दे दोगे तो अचानक से शांत हो जाएगा। तो जब वो अपने पेरेंट्स से या अपने केयर गिवर से रेसिप्रोक, मतलब वो हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा, जब उनके पास वापस चला जाएगा तो वो खुश हो जाएगा, वो प्यार करेगा, वो स्माइल करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है अटैचमेंट। हम बोलते हैं ना, हम किसी से ज्यादा अटैच हो गए, हम उस कार्टून से अटैच हो गए, हम इस चीज से अटैच हो गए, है ना। तो यहाँ पे अटैचमेंट क्या होता है, अटैचमेंट इज बेसिकली जो छोटा बच्चा है और उसका जो पेरेंट्स है, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जो एक इमोशनल बॉन्ड है, that is called attachment. The close emotional bond of affection that develop between infant and their parents is called attachment. अटैचमेंट पे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक अटैचमेंट के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो हार्लो एंड हार्लो ने 1962 में किया था। अभी याद है, रिसेंट में एक बेबी पंच का एक्सपेरिमेंट हुआ था, याद है, आया था ना, बेबी पंच वाला, इसी से इंस्पायर्ड है अटैचमेंट, अटैचमेंट एक्सपेरिमेंट्स। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, बहुत बहुत खराब लगता है एक्सपेरिमेंट पढ़ने में, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है उस बच्चे के लिए, वो बेबी बंदर के लिए, ठीक है। तो बेबी मंकीज क्या थे, जब बेबी मंकीज को, जब वो पैदा हुए थे उनको अपनी माँ से अलग कर दिया था एक्सपेरिमेंट के लिए। जैसे बेबी मंकीज दुनिया में आए थे, बॉर्न हुए थे, उनको अपनी माँ से अलग कर दिया गया, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स आफ्टर बर्थ उनको अलग कर दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद इन बेबी मंकी को क्या किया, एक्सपेरिमेंटल रूम्स में डाल दिया, चेम्बर्स में डाल दिया, और 6 महीने तक उनको एक सरोगेट या सब्स्टिट्यूट मदर ने पाला पोसा। तो दो तरीके की इसमें एक सब्स्टिट्यूट मदर थी, एक मदर ऐसी थी जिसके ऊपर जो वायर की बनी हुई थी, और एक मदर बनी हुई थी जो क्लोथ की बनी हुई थी। मतलब क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ, बेबी मंकी पैदा हुआ और उसको 8 घंटे, अप्रोक्सीमेटली पैदा होने के 8 घंटे बाद अपनी माँ से अलग कर दिया, ठीक है। अब अलग करने के बाद क्या किया, उनको एक्सपेरिमेंटल चेम्बर्स में डाल दिया। तो एक ही चेम्बर में ये दोनों थी, एक मदर थी जो वायर की बनी हुई थी और एक मदर थी जो क्लोथ की बनी हुई थी, ठीक है। आधे मंकीज को, हाफ द मंकीज वर फेड बाय द वायर मदर, आधे मंकी को वायर मदर, मतलब वायर मदर में ऐसा वो बॉटल अटैच था जिससे कि उसको दूध मिल रहा था बच्चे को, और आधे वालों को क्लोथ मदर मिली। रिगार्डलेस, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों को, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे वर फेड बाय द वायर और द क्लोथ मदर, मतलब दोनों मदर में ये लगा हुआ था, लेकिन उससे बच्चे को फर्क नहीं पड़ा कि क्लोथ मदर से वो दूध पी रहा है या वायर मदर से वो दूध पी रहा है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ा। उसको किस चीज से फर्क पड़ा, बेबी मंकी का प्रेफरेंस किस तरफ ज्यादा था, ये सोचो, वायर मदर की तरफ होगा या क्लोथ मदर की तरफ होगा। अगर आप क्लोथ मदर बोलो देन यू आर राइट, क्लोथ मदर की तरफ बच्चे का प्रेफरेंस बहुत ज्यादा था और वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता था। क्यों, क्योंकि क्लोथ मदर के पास रहने से उसको एक कंफर्ट फील होता था, उसको एक वार्मथ मिलता था, उसको एक प्यार मिलता था, सुकून मिलता था, जो उसको वायर मदर से नहीं मिलता था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए सिर्फ बेसिक न्यूट्रिशन या बेसिक बेसिक खाना पीना जरूरी नहीं है, वो जरूरी है लेकिन इतना जरूरी नहीं है जितना प्यार और स्नेह जरूरी है, कंफर्ट जरूरी है बच्चे के लिए। This study clearly demonstrated that providing nourishment or feeding was not crucial for attachment, and contact comfort is important. सिर्फ खाना पीना अटैचमेंट के लिए जरूरी नहीं है, तुम्हारा तुम्हारे पेरेंट्स से अटैचमेंट बस तभी नहीं होगा जब वो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बस अच्छे से खिला पिला रहे हैं, नहीं, तो तुम्हारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, नहीं, तुम्हारा तुम्हारे पेरेंट्स से अटैचमेंट तब ज्यादा अच्छा होगा जब वो तुम्हें ये सारी तुम्हारी नीड्स पूरी करने के साथ तुम्हें प्यार, कंफर्ट, हर सपोर्ट, हर कुछ देंगे।
तभी तुम्हारा तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में अटैचमेंट अच्छा होगा। और छोटे बच्चे में तो बस यही दो चीज ही वो डिमांड करता है, एक प्यार और सपोर्ट, और दूसरा खाना। अगर सिर्फ तुम दोनों में से कोई एक चीज दोगे तो बच्चा का अटैचमेंट अपने केयर गिवर के साथ अच्छा नहीं होगा। अब कुछ छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी माँ या अपने फादर से बहुत ज्यादा ही अटैच हो जाते हैं, मतलब, या कुछ बिल्कुल अपने ब्लैंकेट, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो अपने चीजों को लेके, जैसे ब्लैंकेट हो गया, पिलो हो गया, उनकी माँ या उनके पेरेंट्स से बोलेंगे अरे ये ना इस पिल्लू के बगैर सो नहीं पाता या सो नहीं पाती, इसको ना इस कंबल के बगैर नींद नहीं आती, है ना। इन सब का इन बेसिक अटैचमेंट चीजों की तरफ भी अटैचमेंट होता है, ये और कुछ नहीं है, ये अनयूजुअल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि बच्चे ये ब्लैंकेट या टॉय उनकी माँ नहीं, उनको ये बात पता है, लेकिन वो उनसे इसलिए अटैच है क्योंकि उनसे उनको कंफर्ट मिलता है, कंफर्ट मिल रहा है, बस दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जैसे बच्चे समझदार होते हैं, धीरे धीरे वो ये सारी चीजों को दूर हटा देते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन बेबीज जो छोटे बच्चे भी होते हैं, तो ये तो उन पे किया गया था, ये तो बंदर पे किया गया था। यही सेम चीज हम अपने ह्यूमंस पे भी देख सकते हैं। जो हमारे जो बच्चे होते हैं, इंसान के जो बच्चे होते हैं, उनमें भी जो ये अटैचमेंट होता है अपने पेरेंट या केयर गिवर के लिए, वो इसी के बेसिस पे होगा अगर वो उस बच्चे को प्यार और मोहब्बत, वार्म, सपोर्ट, कंफर्ट देंगे, तभी बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ केयर अटैचमेंट होगा। अगर मैं इरिक इरिक्सन की बात करूं, 1968 में इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। तो उन्होंने अपने उसमें भी उनके 8 स्टेजेस थे, जिसमें से पहले स्टेज में ये इन्फेंट आते हैं। उन्होंने फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ बोला था, जहां पे अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है, फर्स्ट ईयर में अटैचमेंट ही होती है। और इसके बेसिस पे उन्होंने एक स्टेज का नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। ट्रस्ट और मिसट्रस्ट क्या? कि बच्चे को पता है, बच्चे को इतना ट्रस्ट है कि उसको जब भी जरूरत होगी उसके पेरेंट्स उसके लिए खड़े हैं, उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करेंगे, उसके पेरेंट्स उसको प्यार देंगे। तो सेंस ऑफ ट्रस्ट इज built on a feeling of physical comfort which build an expectation of the world as a secure or a good place। अगर बच्चे को पता है कि मुझे अभी या जब भी मुझे जरूरत है मुझे प्यार, मोहब्बत, कंफर्ट मिलेगा, तो उसको लगता है कि यस, ही और शी इज इन अ सेफ प्लेस, और दुनिया से भी उसको इस टाइप का, दुनिया भी एक सेफ प्लेस है। लेकिन अगर उसको बचपन से ही नेग्लेक्ट किया जाएगा, उसकी जरूरतों को नहीं माना जाएगा, है ना, तो ये जो सेंस ऑफ ट्रस्ट इट इज डेवलप्ड बाय रिस्पॉन्सिव एंड सेंसिटिव पेरेंट। लेकिन अगर पेरेंट सेंसिटिव है, अफेक्शनेट है, बहुत प्यार दिखा रहा है और एक्सेप्टिंग है, तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट की जो स्ट्रॉन्ग बेस है एनवायरमेंट को एक्सप्लोर करने का, ये काफी स्ट्रॉन्ग होगा। और इनके अंदर सिक्योर अटैचमेंट भी होगा, जो कि जब भी जरूरत होगी मैं अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जा सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी सेफ प्लेस है। लेकिन अगर पेरेंट्स काफी इंसेंसिटिव है, बच्चे की तरफ उनका बिल्कुल प्यार नहीं है, बच्चे को हमेशा बच्चे में गलती निकालेंगे कि बच्चा ऐसा ही है, जब तक वो रोते ही रहता है, ये होता है, तो बच्चे के अंदर सेल्फ डाउट बचपन से ही आ जाएगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पेरेंटिंग ही ऐसी है। जो सिक्योरली अटैच्ड इन्फेंट है वो कोई भी चीज को बहुत जल्दी समझ लेंगे, कहीं भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, खेलेंगे। लेकिन जो इनसिक्योर अटैच्ड इन्फेंट है, वो हमेशा परेशान रहेंगे जब उनको अलग किया जाएगा अपने केयर गिवर से, वो हमेशा रोएंगे क्योंकि उनको डर रहेगा कि उनको कोई छोड़ के चला जाएगा। तो ये क्लोज इंटरैक्टिव, और ये चीज बड़े होके भी लोगों में दिखती है, जो क्लोज इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है ना एडल्ट्स के बीच में, ये बच्चे का पहला स्टेप है टुवर्ड्स हेल्थी डेवलपमेंट। अगर तुम आज लोगों के साथ अच्छे से बातचीत कर पाते हो, उनके साथ तुम्हारा अच्छा कंफर्ट प्यार वाला, मतलब थोड़ा प्यार वाला एज नॉट इन, मैं वो रोमांटिक रिलेशन की बात कर रही हूँ, ऐसा मतलब जब भी तुम्हें जरूरत होगी तो तुम्हारे लिए लोग खड़े हैं, उस टाइप का अगर तुम्हारा रिलेशनशिप लोगों के साथ है, तो इसका मतलब तुम्हारा जो ये फर्स्ट स्टेज था, पहले साल जब तुम नवजात थे, जब तुम न्यू बॉर्न चुन्नू मुन्नू थे, एट दैट टाइम तुम्हारा जो अटैचमेंट था तुम्हारे पेरेंट्स के साथ वो सिक्योर था। लेकिन तुम्हारा अगर आज का स्टेज ऐसा है कि तुम हमेशा हर किसी से लड़ते रहते हो, तुम्हारी किसी से बनती नहीं है, तुम किसी की बात नहीं समझ पाते, तुम किसी के साथ टिक नहीं पाते हो, इसका मतलब ये है कि जब तुम चिन्नू मुन्नू थे तब तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारा रिलेशन अच्छा नहीं था,
तुम्हारे पेरेंट्स ने उस टाइम तुम्हें वो अटैचमेंट, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो कंफर्ट वो नहीं दिया जो तुम डिमांड कर रहे थे और जो उस टाइम पे जरूरी है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज क्लास। ठीक है, इन्फेंसी हमने फाइनली खत्म कर दिया। कल की क्लास में हम लोग चाइल्डहुड करेंगे। तो देखा इन्फेंसी में तुमने कितनी चीजें पढ़ी और तुम्हें इतनी चीजें पता थी, कहीं ना कहीं पता था। बहुत चीजें पता हो भी सकता है अगर तुम्हारे घर में नए बच्चे होंगे, तुमने अगर ऑब्जर्व वगैरह करा होगा, लेकिन ऐसी बहुत चीजें, अब देखो जैसे ये सारी चीजें तुमने पढ़ा होगा, ये सारी चीजें तुमने होते हुए देखी होगी, पर तुम्हें क्या ये पता था कि ये कुछ रिफ्लेक्सेस है जो कुछ साल के बाद गायब हो जाएंगे? ये तुम्हें आज पता चला। तुम्हें ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट नया लगा क्योंकि तुमने कभी पढ़ा नहीं था। या ये जो बच्चे में अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट के ऊपर ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट हो गया है। अटैचमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है बचपन में, है ना? तो ये सारी चीजें मैंने क्या बोला, साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट। अगर तुम पढ़ोगे समझोगे, क्योंकि ये सब हमारे साथ ऑलरेडी हो रहा है, बस साइकोलॉजी में इसके टर्म्स जो तुम्हें पढ़ने हैं, जो तुम रिलेट करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना? यस। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज क्लास। आज की क्लास 1 घंटा 5 मिनट की हुई है। सो 1 घंटा 6-7 मिनट भी हो सकता है, मैं थोड़ा सा तुमसे अगर वार्तालाप करूंगी तो। ठीक है, तो इजी था। ठीक है, जितना मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ाया इतने तक हम पढ़ चुके हैं। प्लीज इसको आप पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। इन्फेंसी हमारा खत्म हो गया है, अब कल हम चाइल्डहुड करेंगे। तो प्लीज जितना मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ाया है इसको रिवाइज करो, शुरू से लेके यहाँ तक एक बार पढ़ने की कोशिश करो। या पहले आज मैंने जितना पढ़ा उतना ही पढ़ो, फिर जब कभी टाइम मिले तो पहले का भी एक एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ऐसा नहीं इसको ओवरलुक कर दो, उसको भी पढ़ते रहो। ठीक है, अगर कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कुछ भी मसला है, कुछ भी प्रॉब्लम है, टेक्स्ट मी, मेल मी, कुछ भी कर सकते हो। वीडियो के कमेंट में डाल दो, जो भी तुम्हें ठीक लगे डू इट। एंड अगर और कोई चीज नहीं, अभी कोई और कोई चीज नहीं। एंड आई टिल देन आई होप तुम लोग सब मजे में हो, अच्छे हो, अच्छे रहो, अच्छा खाना खाओ, ज्यादा परेशान मत हो। और अब तुम्हारा चाय पीने का समय हो गया है, तो चाय पियो, कॉफी पियो, विच एवर थिंग यू लाइक, जो तुम्हें अच्छा लगे वो खाओ पियो, है ना? एंड पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस मत। ठीक है, सब हो जाएगा, सब अपन लोग सब कुछ अच्छे से कर लेंगे। एंड अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको प्लीज ज्वाइन कर दो। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो अगर वो साइकोलॉजी पढ़ते हैं या उनको साइकोलॉजी में तकलीफ होती है, या उनको अगर साइकोलॉजी थोड़े अच्छे से पढ़ना है, कोई बहुत मजे में पढ़ना है, यू कैन सेंड दिस वीडियो टू देम। ठीक है, वो प्लेलिस्ट तुम उनको भेज सकते हो, वो चैनल तुम उनको सब्सक्राइब कर सकते, रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, बाकी उनको सब्सक्राइब करना है नहीं करना, दैट इज देयर टेक। मैं उनको कोई किसी को मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, बट इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, so see you tomorrow at 4:30 p.m. again at the same platform. Till then, take care, lots of love. See you tomorrow. Till then, take care, bye bye.